Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. In today's lecture, we will discuss about our remaining part of regarding the major programs on agriculture sector. So today's second part, and we will discuss remaining schemes. So let us start today's lecture. So जो हमारी 10th स्कीम है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो कब लॉन्च हुई? जो 2007 और 8 में लॉन्च की गई फॉर इंटेंसिविलाइजेशन द स्टेट्स टू एनहेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एनहेंस करने के लिए लॉन्च की गई थी 2007-8 में। तो इसका क्या एम था? प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 50% असिस्टेंट को ग्रोथ को एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए 50% असिस्टेंट किया था, मीन्स उनको हेल्प दी थी, असिस्ट किया था और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की थी इसको इम्प्लीमेंट करके। जो नेक्स्ट स्कीम है वो है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। तो ये कब लॉन्च की गई थी? ये 2007 में लॉन्च की गई थी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। इसका एम क्या था? टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग की जो वायबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई किया गया था इस स्कीम के दौरान। तो इस स्कीम की पॉलिसीज़ क्या थी, इस स्कीम के पॉलिसी प्रोविजंस क्या थे? एंड एक और एम था इसका, इंक्रीजिंग नेट इनकम ऑफ फार्मर्स। तो जो फार्मर की नेट इनकम है उसको इंक्रीज करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए थे। तो इसके जो पॉलिसी प्रोविजंस क्या थे? सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो फार्मर्स के लिए जो भी सीड की रिक्वायरमेंट है वो अच्छी क्वालिटी के उनको अवेलेबल होने चाहिए, तो ही वो अपनी फसल अच्छे उगा पाएंगे। नेक्स्ट, इशू सॉइल हेल्थ कार्ड्स। तो जो सॉइल हेल्थ थी उनकी, उनको किस तरह से उनका मैनेज करना चाहिए, किस तरह से उनको कब उनको जो न्यूट्रिएंट्स दिए जाने चाहिए, उन सब के जो रिगार्डिंग है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसके बारे में हम पिछली लेक्चर में भी डिस्कस किया। सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम थी उसके आधार पे इसको भी टेस्ट किया जाता था। देन असेट रिफॉर्म इन द रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, वाटर, लाइफ स्टॉक, सेटिंग अप ऑफ फार्म स्कूल्स। तो जो असेट थे इसके लाइक लैंड, वाटर, लाइफ स्टॉक, इसको भी रिफॉर्म किया, इसमें कुछ नए चेंजेस करने की कोशिश की जिससे उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकें। सेटिंग अप ऑफ फार्म स्कूल्स। तो छोटे छोटे फार्म स्कूल्स थे जिसमें फार्मर्स को पढ़ाया जा सके, उनको कुछ ट्रेनिंग दी जा सके, उनका सेटअप करने के प्रावधान किए गए। देन सपोर्ट सर्विस, उनको सब सर्विसेज दी जाने लगी या उसको कुछ सर्विस दी जानी चाहिए जिससे वो अपने प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकें। देन डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर मार्केट ही अच्छा नहीं है तो फार्मर्स अपने प्रोडक्ट जो है उसके प्रोड्यूस है वो बेच नहीं पाएंगे या उसकी अच्छी उसको कीमत नहीं मिलेगी। तो इन सब के लिए उसका जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करने की, डेवलप करने के लिए इसमें किया गया। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया फार्मर्स के लिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हमने एक डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई भी फार्मर्स को एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो उनका एडवांटेज मीन्स कि जो उसके मंडी के जो वर्कर्स हैं वो उसमें कुछ धांधली नहीं कर रहे हैं या उससे कुछ अपना प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, फार्मर्स को लॉस नहीं हो रहा, तो उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ऐसा नहीं कि उसके नाम पे उनको फिर से लूटा जाए या उनको उनका पूरी कीमत नहीं दी जाए। देन प्रमोट टूवर्ड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो फार्मर्स हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रमोट किया जाए। ऐसा नहीं कि उनको जो फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स हैं, स्प्रेइंग वगैरह है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उसी को बढ़ावा दिया जाए, जबकि उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक तो उनका कॉस्ट बचता है, इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं और ये सॉइल के लिए भी बेनिफिशियल है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें सॉइल को मिलते हैं और उससे बेहतरी फसल होती है। तो जो नेक्स्ट स्कीम थी वो थी ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया। मीन्स की जो ईस्टर्न इंडिया था, जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुई थी वो मेनली नॉर्थर्न पार्ट्स में हुई थी। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट पार्ट ऑफ यूपी। यहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन की गई थी मेनली पंजाब में की गई थी। उसके जो अफेक्टेड एरिया थे, नियर बाई एरियाज थे, जैसे अब हरियाणा हो गया, कुछ पार्ट्स यूपी के, वेस्ट यूपी के, उत्तराखंड हो गया, इन पार्ट्स में की गई थी। लेकिन अब क्या है, इसको ईस्ट इंडिया में भी प्रसार करने की, इसको बढ़ाने की जो स्कीम लाई गई है, तो वो कहाँ पे है? ये कब लॉन्च की गई? ये 2011 में इसको लॉन्च किया गया, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में कौन सी फसल के लिए बढ़ाई गई?
क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा क्या होता था, वीट होता था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, राइस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए इसमें किया गया। तो राइस बेस्ड जो कौन से 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट में किया गया, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ईस्ट यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो जो 4-5 7-8 स्टेट्स थे जो ईस्ट रीजन में आते थे, उनको उनमें राइस का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए 2011 में ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया। तो नेक्स्ट स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का क्या था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था। कब किया था, 11th पीरियड प्लान के ड्यूरिंग में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मीन्स 2007-8 टू 11-12 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसका टारगेट क्या था, टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्स। तो इसका ये मिशन था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक फूड है, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, तो इनका प्रोडक्शन जो इंक्रीज किया जाए, इसका ये मेन टारगेट था। तो इसके कुछ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो मिशन थे, वो कैसे कैसे कितने स्टेट में किए गए, वो जो NFSM राइस के लिए था वो 133 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया, जो कि 12 स्टेट्स में किया गया। मीन्स कि इंडिया के 12 स्टेट्स में जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग थे, उसमें इसको लागू किया गया, वो जिसके अंदर 133 मेजर डिस्ट्रिक्ट थे। ऐसे ही जो वीट के लिए चला गया, वो 9 स्टेट्स में चलाया गया, जो कि 138 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा, जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए। तो इसी तरह से पल्स प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स थे, वो उनको रखा गया, और इसमें 168 जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए, और उन्होंने 14 स्टेट्स को कवर किया कि 14 स्टेट्स के अंदर जहाँ पे ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन है, उसके अंदर में 168 जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको सिलेक्ट किया गया, वहाँ पे इसको ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। तो ये फोकस किस चीज़ पे कर रहा था, क्रॉपिंग सिस्टम। तो इन जो वीट, राइस और पल्स के लिए क्रॉपिंग सिस्टम है, जो उसको चेंज किया जाना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करें जिससे कि हम उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें, उसमें जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, तो इसके लिए उसमें फोकस किया गया। नेक्स्ट था डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डेवलपमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन था, उसको जो डेवलप करने के लिए इसमें फोकस किया गया, उसको डेवलप किया जाए जिससे कि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसको मैनेज किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। देन क्रिएटिंग वैल्यूज चेन एंड प्रोड्यूस प्रोवाइडिंग मार्केट लिंकेज। तो जो मार्केट लिंकेज है, उनको जो मार्केट प्राइस है, तो उनको जो उनको बेहतर तरह से प्राइस मिलना चाहिए, जो वीट, राइस और पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको मार्केट चेन बनाया गया, जिससे कि जो छोटे मार्केट से उनको बड़े मार्केट से जोड़ा जाए, और जो प्राइस बड़े मार्केट्स में मिलता है वो छोटे मार्केट्स में भी लाया जाए। तो इस तरह से इनका स्कीम का जो मिशन का फोकस था। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए MID है, जिसके नाम से हम जानते हैं, तो उसमें क्या किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की गई स्कीम थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा 100% इसको इफेक्टिव रूप से ला रही थी। देन इस स्कीम के जो प्रमोटिंग क्या थे हॉर्टिकल्चर के लिए, तो क्या थे, NHM मीन्स नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो इसको प्रमोट कर रहा था, जिसमें छोटे छोटे और भी मिशन चलाए गए जो कि हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को इम्प्रूवमेंट करें, उसको एनहांस करें। तो उसके लिए बहुत सारी चलाई गई स्कीम। तो स्कीम कौन सी, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेक्स्ट था HMNEH मीन्स हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय रीजन्स। नेक्स्ट था NBM मीन्स नेशनल बम्बू मिशन। नेक्स्ट था NHB मीन्स स्कीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। CDB मीन्स स्कीम ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। CIH मीन्स स्कीम ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। NMMI मीन्स नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। तो ये सब जो छोटी छोटी स्कीम्स की अंडर में चलाई गई, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर था, इसके अंडर में जो भी थी, उसमें ये 6-7 जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाए गए। नेक्स्ट स्कीम हमारी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि इसमें मैंने पहले भी मेंशन किया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो इसी के अंडर में था इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर मिशन के। तो ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये 2005-6 में लागू की गई। देन इसका एम क्या था, प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर था, उसका जो ग्रोथ था, उसको प्रमोट करना, उसको इंक्रीज करना, इसका मेन एम था। लेकिन इसमें जो सेंटर टू स्टेट जो रेशो था, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन का, वो 85:15 था। मीन्स 85% उसमें गवर्नमेंट का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और 15% में स्टेट गवर्नमेंट का हाथ था। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को लिया गया,
वेजिटेबल्स, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स एटसेट्रा। इन सब क्रॉप्स जो हॉर्टिकल्चर के अंडर में आती हैं, उन सबको क्रॉप को एनहांस करने के लिए, उन सबका प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इसमें जो किए गए थे मिशंस। नेक्स्ट स्कीम है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में RADP। तो ये कब लॉन्च की गई? 2011-12 में इसको लॉन्च किया गया। इसका एम क्या था? टू एंश्योर एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द रेनफेड एरिया। तो जितने भी रेनफेड एरियाज है जहाँ पे टोटली जो रेन डिपेंडेंट जो कृषि है, रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, उसके लिए इनको इम्प्रूव प्रमोशन के लिए इसके किया गया। ए पायलट सब स्कीम अंडर RADP चलाई गई, जो कि इट वाज डन इन 22 स्टेट्स। ये 22 स्टेट्स में चालू की गई, जहाँ पे ये रेनफेड एरिया के अंडर में आते थे, वहाँ पे स्टार्ट की गई। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये फार्म वाटर मैनेजमेंट में की गई, स्टोरेज मार्केटिंग में की गई, एंड वैल्यू एडिशन ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। तो इन सब के लिए ये इसको रेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाया गया। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैक्रो मैनेजमेंट मीन्स मैक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट सॉरी इसका ये ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए स्कीम चलाई गई। तो कब की गई? ये पहले से ही लॉन्च थी, लेकिन इसको रिवाइज किया गया 2007 में, इसको कुछ रिफॉर्म्स किए गए। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एज 100% ग्रांट फॉर द एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो इसके आधार इसमें एग्रीकल्चर के लिए 100% ग्रोथ के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए, ये गारंटी दी गई कि 100% में किया जाएगा स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या किया गया था? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मटेरियल्स, सब मिशन ऑन द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन द प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारटाइन। तो इसमें जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी थी, इसके अंदर में 4 स्कीम्स चलाई गई। तो आप एक्सटेंशन का मतलब तो जानते होंगे आई होप, कि एक्सटेंशन मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। तो जो इसके लिए एक्सटेंशन स्कूल्स खोले गए, जहाँ पे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो जिससे कि फार्मर्स जो पहले करके देखे उसके बाद सीखे, तो उनको सिखाया जाता था। तो इसके अंदर में 4 थे, फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फॉर सीड प्लांटिंग, फॉर मैकेनाइजेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारटाइन। तो इन 4 के लिए जो चलाए गए, ये एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर में चलाए गए थे। तो नेक्स्ट स्कीम है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन द एग्रीकल्चर सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जो इंटीग्रेटेड स्कीम थी, जो स्टैटिस्टिक्स के लिए थी या सेंसस के लिए थी, वो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी। एम टू कलेक्ट स्टेट स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर होल्डिंग्स। तो जितने भी एग्रीकल्चर होल्डिंग्स थे, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी लेन देन हो रहा था या GDP थी, जो जितने भी स्टेट थे एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनको मेंटेन करने के लिए स्कीम को चलाया गया था। एंड ड्राइविंग क्वांटिटीज इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट फेसेस। तो जितने भी इसके जो ड्राइविंग क्वांटिटीज थी, मीन्स कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स हो रही है, कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी हुई, कितना प्रोड्यूस हुआ, टोटल इसके बारे में जितने स्टैटिस्टिक्स थे, उन सबको मेंटेन करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। तो उसके बाद है अदर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया पॉलिसी एंड प्रोस्पेक्टिव इन एग्रीकल्चर। तो जो अदर कुछ और स्कीम चलाई गई, जिसका मैं बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस नाम बताऊंगा, जो कि अदर बहुत सारी स्कीम चलाई गई, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में की गई थी। तो जो थी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स, ये 2007 में चलाई गई, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट है जेंडर पर्सपेक्टिव इन द एग्रीकल्चर, ये 2002 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, ये 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। एक्सीलरेटेड फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2011-12 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर द कम्युनिटीज एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन द सीतू मॉइस्चर कंजर्वेशन। तो रिसोर्सेज को कंजर्वेशन के लिए कुछ स्कीम्स चलाई गई थी। तो इस तरह से 6-7 जो स्कीम्स है, जो अदर स्कीम्स है, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं नेमिंग दे रहा हूँ, कब स्टार्ट की उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा डिफरेंट जो बची हुई सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ डिस्कस की थी, अभी सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग स्कीम्स थी जो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी कुछ एडवांटेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।